सुप्रभात दोस्तों, साथियों, सुप्रभात। आज आपको हम पढ़ाएंगे जो हमारा ऋतु वर्णन है। ऋतु वर्णनम इसका दूसरा पार्ट है हेमंत। ध्यान देना, हाथ में पेंसिल और रबड़ होनी चाहिए। जो भी कठिन शब्द मिलेंगे हम इसको आपको बताते चलेंगे, नोट कर लेना, ठीक है। आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट हमारा है हेमंत। हेमंत का मतलब होता है जब हमारी बरसात समाप्त होती है। जो अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है, यहाँ से ठंडी की शुरुआत होती है और जनवरी में ठंडी बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, आते हैं हेमंत पर। पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ा करके वीडियो अपलोड किया है, वहाँ प्ले लिस्ट में जा करके कक्षा 12 की प्ले लिस्ट हमने बनाई है, वहाँ देख लेना। दूसरा पार्ट है अत्यंत सुख संचाराम अध्याय। क्या है दूसरा? अत्यंत सुख संचाराम अध्याय अस्पर्शतः सुखाम। नोट करना, अत्यंत सुख का संचार। कब? मध्याय माने होता है दोपहर का समय, मध्याह्न माने होता है दोपहर का समय, अर्थात जो दोपहर का समय होता है वो अत्यंत सुखकारी और संचार प्रदान करने वाला होता है। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने, अर्थात ठंडी में दिसंबर और जनवरी के महीने में दोपहर का समय होता है, उसका स्पर्श निश्चित ही सुख को प्रदान करता है। पहली लाइन की व्याख्या, दोपहर के हेमंत अर्थात ठंडी के समय में अत्यंत सुख संचारा, अर्थात जो ठंडी के समय में जो दोपहर का समय होता है वह अत्यंत ही सुख का संचार करता है और उसका स्पर्श बहुत ही सुखद होता है। दिवस माने होता है दिन, शुभगः आदित्य, शुभग माने होता है सुंदर, आदित्य माने होता है सूर्य, आदित्य माने होता है सूर्य। तो सूर्य का जो विशेषण होगा वह दिवस होगा। नोट करना, सूर्य का विशेषण दिवस होगा। तो जो इस समय अर्थात जो सूर्य है, अर्थात जो सूर्य का प्रकाश है वह सुख की अनुभूति करा रहा है। शुभगः आदित्य, शुभग माने सुंदर, अर्थात सूर्य का जो प्रकाश है वह सुख की अनुभूति करा रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। इस प्रकार से सूर्य के स्पर्श के कारण, अर्थात सूर्य के स्पर्श के कारण जो हमारा सूर्य है इसका स्पर्श बहुत ही सुखकारी है। परंतु छाया सलिलम दुर्भगा, परंतु जो छाया होती है, अर्थात जो हमारी जो ठंड के समय में छाया होती है, सलिल माने पानी, वह बहुत ही कष्टकारी होती है। अर्थात छाया और पानी कहने का मतलब है कि ठंड के समय में, दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, ठंड के समय में छाया और पानी यह कष्टकारी होते हैं। और जो हमारा मध्याह्न का समय होता है, जो दोपहर का समय होता है, जो सूर्य का समय होता है, वह निश्चित ही सुख का संचार करता है और सुख की अनुभूति कराता है। तो हमारी 2 लाइन की व्याख्या हो गई। संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत अवतरण या फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ऋतु वर्णनम नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है। और यहाँ पर हेमंत ऋतु का सुंदर और विशद वर्णन लेखक के द्वारा किया गया है। अगली लाइन में आते हैं, खरजूरम पुष्पः कृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किंचिदालम वा सालयः कनक प्रभा। कनक प्रभा माने होता है सुनहले रूप के समान या सोने के समान सुंदर, सोने के समान सुंदर। पेंसिल हाथ में, अरे कलम से इसी के नीचे से लिख लो, जब व्याख्या पढ़ लेना तो मिटा देना। पूर्ण तंडुलई माने होता है चावल से युक्त, पूर्ण तंडुलई माने होता है चावल से युक्त। कनक प्रभा माने होता है सोने के समान या सुनहले के समान। सिरोभी माने होता है धान की बाली। इस समय जो से खेतों में धान निकला तो धान की बाली ऐसे लटक जाती है, धान की बाली। सिरोभी माने होता है धान की बाली। सालया माने होता है धान, केवल धान, इसकी होता है धान की बाली। सालया माने होता है धान। किंचित लम, किंचित दालम माने कुछ झुके हुए। जैसे जो धान की बालियां निकलती हैं उसमें जब उसमें धान लग जाते हैं तो इसे बाली झुक जाती है। तो किंचित लम, किंचित दालम माने झुके हुए। खरजूर पुष्पाकृति, खजूर के पुष्प के समान या खजूर के पुष्प की आकृति के समान। इसका शब्दार्थ नोट करना, खजूर के पुष्प की आकृति के समान
सिरोही माने होता है धान की बाली, पूर्ण तंडुलई माने होता है चावल, कनक प्रभा माने होता है सुनहले के समान, सालयह माने होता है धान, और किंचिदा लंब माने होता है कुछ झुके हुए। चलो इसको व्याख्या में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार से शब्द के अर्थ को ध्यान रखना। खजूर के पुष्प की आकृति के समान, खजूर के पुष्प की आकृति के समान तो धान की बालियां हैं, धान की बाली चावल से युक्त, ध्यान देना, खजूर के पुष्प की आकृति के समान धान की बाली, धान यहां से ले लीजिए, बाली है, धान की बाली चावल से युक्त झुके हुए बिल्कुल सुनहले के समान या फिर सोने के समान लग रही हैं। दोस्तों हमें उम्मीद होगी हमारी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। यह जो हमारा ऋतु वर्णन है पाठ टफ है, शब्द के अर्थ को ध्यान रखना फिर व्याख्या कर लोगे। खजूरा पुष्प कृति, खजूर के पुष्प की आकृति के समान धान की बाली, सिरोही माने होता है धान की बाली, सालया माने होता है धान, तो धान की बाली चावल से युक्त झुके हुए, किंचिता लंबा, झुके हुए सोने के समान, शोभनते सुंदर और सुशोभित लग रही हैं। व्याख्या हो गई। अगला आते हैं, एता ही समुपासीनः विहगः जलचारिणः। इस प्रकार से विहग माने होता है पक्षी, जलचारिणः माने होता है जल में निवास करने वाले, जल या जिसको हम कहते हैं जलचर, जल में निवास करने वाले पक्षी, समुपासीनः जल के समीप तो हैं, समुपासीनः समुपधन उपास समुपधन आसीनः, समुपधन आसीनः अर्थात जल में निवास करने वाले पक्षी जल के समीप तो हैं लेकिन नवगाहंती प्रवेश नहीं कर रहे हैं। नवगाहंती माने होता है प्रवेश नहीं कर रहे हैं। कहाँ? सलिल प्रगल्भा अर्थात जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से युद्ध स्थल में कायर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमें उम्मीद होगी हमारी व्याख्या आपकी समझ में आ गई होगी। एते ही समुपासीनः व्यगः जलचारिणः, जल जो जलचर पक्षी हैं वो बिल्कुल जल के समीप होते हुए भी जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। नवगाहंत माने प्रवेश नहीं कर रहे हैं। सलिल प्रगल्भा, सलिल माने होता है पानी और प्रगल्भा माने होता है कायर, प्रगल्भा माने होता है कायर, नोट कर लीजिएगा, प्रगल्भा माने होता है कायर। इवाहवम माने युद्ध क्षेत्र, युद्ध स्थल, जिस प्रकार से कायर व्यक्ति, कायर मनुष्य युद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं है, उसी प्रकार से बिल्कुल जल के समीप रहते हुए यह सभी जलचर पक्षी जल में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, नवगाहन प्रवेश के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अगला हमारा है अवश्य तरमोमोनर्ध, अवश्याहयत मोनर्ध यानी ओस के बूंद से ढकी हुई, नोट करना, अवश्याहयत मोनर्ध ओस के बूंद से ढकी हुई, निहार तमसावृत कोहरे से ढकी हुई, यहाँ ओस के बूंद से ढकी हुई, यहाँ होगा निहार तमसावृत, बिल्कुल अंधकार से ढकी हुई अर्थात ओस के अंधकार से बंधी और कोहरे के धुंध से, ओस के अंधकार से बंधी और कोहरे के धुंध से ढकी हुई, प्रसुप्ता माने होता है सोई हुई, लक्ष्यन्ते माने होता है ऐसा प्रतीत हो रहा है, लक्ष्यन्ते माने होता है ऐसा प्रतीत हो रहा है
विपुष्पा वनराजयः, अर्थात जो हमारे वृक्ष हैं ऐसा प्रतीत हो रहे हैं कि उनके वृक्षों में वह पुष्प विहीन हो गए हैं। विपुष्पा माने होता है पुष्प विहीन, वन राजा माने होता है वनों के राजा। वनों के राजा कौन होते हैं? पुष्प, और वनों के राजा पेड़ होते हैं। तो जो हमारे वृक्ष हैं, पेड़ हैं, जो हमारे वृक्ष हैं वह पुष्प विहीन होकर के बिल्कुल सोए हुए प्रतीत हो रहे हैं। प्रसुप्ता माने सोए हुए, लक्षणते माने प्रतीत हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वनराजया विपुष्पा, जो जंगल में वृक्ष हैं, जो जंगल में द्रुम हैं, जो पेड़ हैं, वह बिल्कुल पुष्प विहीन होकर के सोए हुए प्रतीत हो रहे हैं। विपुष्प, प्रसुप्ता माने होता है सोए हुए, लक्षणते माने प्रतीत हो रहे हैं। जैसे ओस, ओस की, जैसे ओस से ढकी हुई और कोहरे से ढकी हुई और ओस की बूंदों से बंधी हुई, ओस की बूंदों से बंधी हुई और कोहरे से ढकी हुई पृथ्वी होती है, ठीक उसी प्रकार से यह वृक्ष, यह पेड़ बिल्कुल सोए हुए, बिना पुष्पों के सोए हुए प्रतीत हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस प्रकार से हमारा यह हेमंत भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। परीक्षा में इसमें से निश्चित ही पूछा जाता है। प्रस्तुत अवतरण या फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ऋतु वर्णनम नामक पाठ से उद्धृत है या फिर अवतरित है। और इस पाठ में हेमंत ऋतु का अर्थात ठंडी के समय का, जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, सुंदर और विशद वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि वह भी इस निःशुल्क क्लासों को पढ़ सकें। और आप पीडीएफ क्वेश्चन बैंक के चक्कर में मत पढ़िए, किताब पढ़िए। नहीं आता है तो कमेंट करिए, हम फिर से आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।